तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम 1917 के भारत के उस ऐतिहासिक दौर को खंगालने वाले हैं जिसने असल में हमारे देश के भविष्य की पूरी दिशा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं चंपारण सत्याग्रह की। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे एक छोटे से गांव से उठी चिंगारी ने पूरे देश में बदलाव की आग लगा दी। इस विश्लेषण में हम सिर्फ तारीखें नहीं रटेंगे, बल्कि उन हालात को समझेंगे जिन्होंने दुनिया को शांति और अहिंसा की असली ताकत से रूबरू कराया। तो कहानी शुरू होती है साल 1917 में। जगह है बिहार का एक बेहद छोटा और साधारण सा इलाका चंपारण। अब उस वक्त वहाँ का माहौल कुछ ऐसा था जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वहाँ के स्थानीय किसानों की जिंदगी मतलब वो महज दुख और बेबसी का एक अंतहीन सिलसिला बन चुकी थी। ये कोई आम गरीबी वाली बात नहीं थी। ये एक ऐसा जाल था, एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने उन किसानों को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। और यहीं पर हमारे सामने एक बड़ा बहुत ही अहम सवाल आता है। सोचिए जरा, चंद बेबस और लाचार किसानों के उस अपार कष्ट ने आखिर एक पूरे के पूरे राष्ट्र का भाग्य कैसे बदल कर रख दिया। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि कैसे एक छोटे से स्तर पर हो रहा भयानक अत्याचार एक इतने बड़े राष्ट्रीय बदलाव का कारण बन गया। ये वो मोड़ है जहां घुप अंधेरे और गहरी निराशा के बीच एक नई उम्मीद आजादी की शक्ल लेने वाली थी। वहाँ की खेतीहर संकट को अगर समझना हो तो जरा इस हालात पर गौर कीजिए। चंपारण में संकट बहुत बहुत गहरा था। एक तरफ तो किसान दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, उनका पसीना पानी की तरह बह रहा था, और दूसरी तरफ इस अथक मेहनत का सिला उन्हें क्या मिल रहा था? सिर्फ लगातार भूखमरी और कभी न खत्म होने वाली निराशा। ब्रिटिश बागान मालिकों ने कीमतें इतनी कम रखी थी कि इतना खून पसीना एक करने के बाद भी किसानों के पास अपने ही बच्चों का पेट भरने तक का कोई साधन नहीं बचा था। ये अंतर सच में दिल दहला देने वाला है। तो आखिर इस सारी परेशानी और दर्द की असली जड़ क्या थी? वो थी तिनकठिया प्रथा। ये कोई आम कानून नहीं था, बल्कि एक क्रूर और जबरन थोपा गया ब्रिटिश नियम था। इसके तहत हर एक किसान को मजबूर किया जाता था कि वो अपनी उपजाऊ जमीन के एक निश्चित हिस्से पर, चाहे वो चाहे या न चाहे, सिर्फ और सिर्फ नील यानी इंडिगो की खेती करेगा। किसानों के पास ना कहने का कोई विकल्प नहीं था। ये पूरी तरह से अपनी ही जमीन पर एक थोपी गई गुलामी थी। अब इस पूरी व्यवस्था ने जो तबाही मचाई वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसने किसानों को दो तरफा मार मारी। सबसे पहले मिट्टी की बात करते हैं। नील के पौधों की जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं और वो जमीन का सारा पोषण, सारी नमी बुरी तरह सोख लेती हैं। नतीजा, वहाँ की उपजाऊ मिट्टी पूरी तरह बंजर और बर्बाद हो गई। एक बार नील उग गया तो उस जमीन पर फिर कोई और अनाज उगाना लगभग नामुमकिन था। और अगर आर्थिक हालात की बात करें, वो तो और भी खौफनाक थे। अंग्रेज इस नील की इतनी कम कीमत देते थे कि किसानों को अपनी इस मजबूरी की खेती से एक पैसे का भी मुनाफा नहीं होता था। वो बस पीढ़ियों तक चलने वाले अंतहीन कर्जे और आर्थिक नुकसान के दलदल में फंसते चले गए। मेहनत उनकी, जमीन उनकी, और बदले में मिली सिर्फ भूखमरी। और फिर इसी खौफनाक अंधकार के बीच एक उम्मीद की आवाज उभरती है। एक किसान नेता थे, राजकुमार शुक्ल। उन्होंने तय कर लिया कि अब ये सब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो इस भयानक पीड़ा को लेकर सीधे महात्मा गांधी के पास पहुंचते हैं और एक बेहद आत्मीय गुहार लगाते हैं। बापू, हमारे चंपारण के किसानों को बचा लीजिए। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये तो मानो पूरे चंपारण की चीख थी जो शुक्ल जी के जरिए गांधी जी तक पहुंची थी। इस पुकार का जो असर हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। महात्मा गांधी ने सिर्फ इस समस्या को सुना ही नहीं, बल्कि बिना एक भी पल गवाए तुरंत चंपारण जाने का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया। ये इस पूरी कथा का वो टर्निंग पॉइंट है जहां बरसों की ग्रामीण निराशा अब एक सक्रिय और मजबूत उम्मीद में बदलने वाली थी। एक अकेले व्यक्ति के वहां पहुंचने मात्र से इस पीड़ा को एक नई दिशा मिलने वाली थी। अब जरा देखिए कि घटनाक्रम कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। जैसे ही गांधी जी ने चंपारण की जमीन पर कदम रखा, वहां बैठे ताकतवर ब्रिटिश अफसरों में हड़कंप मच गया। वो पूरी तरह घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपनी तानाशाही दिखाई और गांधी जी के लिए निष्कासन आदेश जारी कर दिया, यानी उन्हें तुरंत वो जिला छोड़कर जाने का हुक्म दे दिया गया। लेकिन गांधी जी का अगला कदम और भी बड़ा था।
उन्होंने उस आदेश को मानने से बेहद शांति लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ साफ इनकार कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए यह एक ऐसा झटका था जिसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उस दिन उनकी वो दृढ़ता कुछ इस तरह गूंजी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक इन किसानों को न्याय नहीं मिल जाता। ये कोई शोरगुल वाला विरोध नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की सत्ता के खिलाफ एक शांत और बेहद ताकतवर चुनौती थी। इस एक वाक्य ने मानिए पूरे चंपारण में आग की तरह फैलकर एक नई जान फूंक दी। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि बिना आवाज ऊंची किए भी कितनी बड़ी चुनौती खड़ी की जा सकती है। लेकिन गांधी जी का काम करने का तरीका क्या था, ये समझना बहुत जरूरी है। पहला कदम, उन्होंने उस अन्यायपूर्ण आदेश को तुरंत ठुकरा दिया। दूसरा, उन्होंने जगह जगह जाकर किसानों को इकट्ठा किया और एक एक करके उनके दुख दर्द सुने। और तीसरा, सबसे अहम कदम, उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने हर एक समस्या, हर एक शोषण को बारीकी से कागजों पर लिखना और दर्ज करना शुरू किया। ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, ये एक बेहद व्यवस्थित, तार्किक और दस्तावेजों पर आधारित रणनीति थी। और यही वो बेमिसाल तरीका था जिसने इतिहास रच दिया। और बस इन्हीं व्यवस्थित और शांत कदमों के साथ जन्म होता है भारत के पहले बड़े सत्याग्रह आंदोलन का, चंपारण सत्याग्रह। भारतीय इतिहास में इसकी अहमियत इतनी खास इसलिए है क्योंकि ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक पहला कदम था, एक ऐसी राह जिसका इस देश ने इतने बड़े स्तर पर पहले कभी अनुभव ही नहीं किया था। लेकिन यहाँ एक सवाल है, आखिर ये सत्याग्रह था क्या? इसकी सबसे बड़ी खासियत थी हिंसा का पूरी तरह से न होना, बिल्कुल जीरो वायलेंस, न कोई लड़ाई झगड़ा, न किसी हथियार का नामो निशान। ये आंदोलन पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और अहिंसा की मजबूत बुनियाद पर खड़ा था। और इसकी सबसे बड़ी ताकत पता है क्या थी? हजारों किसानों का एक साथ आना। उनकी वो असाधारण एकता एक ऐसी अहिंसक सुनामी बन गई जिसे रोक पाना किसी भी तोप या बंदूक के बस की बात नहीं रही। और इस एकता और सच्चाई का असर देखिए, आखिरकार उस जिद्दी, ताकतवर और अड़ियल ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने ही पड़े। उन हजारों किसानों की सामूहिक सच्चाई का वजन इतना ज्यादा था कि सरकार दब गई। उन्हें मजबूर होकर एक आधिकारिक जांच समिति का गठन करना पड़ा। एक ऐसा शोषित और आवाजहीन किसान वर्ग जिसे हमेशा दबाया गया था। ये उनकी एक बेमिसाल जीत की पहली किरण थी, जहां सत्ता को उनकी बात सुनने पर मजबूर कर दिया गया। जरा इस विशाल बदलाव को महसूस कीजिए। एक तरफ वो खौफनाक अतीत था, जहां जबरन नील की खेती थी, आर्थिक बर्बादी थी और जमीनें पूरी तरह बंजर हो रही थीं। और दूसरी तरफ देखिए इस सत्याग्रह का शानदार परिणाम, उस क्रूर तिनकठिया प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर दिया गया। किसानों को उनकी अपनी जमीन पर आजादी वापस मिल गई और उनके मुरझाए चेहरों पर बरसों बाद मुस्कान लौट आई। एक बेहद अंधेरे दौर से उजाले की तरफ ये सचमुच एक अद्भुत छलांग थी। और सबसे खास बात, ये असर सिर्फ चंपारण के खेतों तक सीमित नहीं रहा। दिखने में ये भले ही एक छोटे से जिले की जीत लग रही थी, लेकिन असल में इसने भारत में आगे चलकर होने वाले विशाल स्वतंत्रता आंदोलनों की एक बेहद मजबूत नींव रख दी थी। चंपारण ने पूरे देश को साबित कर दिया कि अहिंसा और सच्चाई का ये तरीका वाकई काम करता है। इसी एक जीत ने आने वाले तमाम बड़े संघर्षों के लिए एक शानदार ब्लूप्रिंट का काम किया और सबको सिखाया कि एक शांतिपूर्ण सत्य से बड़े साम्राज्य को कैसे झुकाया जा सकता है। तो इतिहास का ये शानदार अध्याय हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए जरा, अगर सच्चाई और अहिंसा का वो साधारण सा दिखने वाला सिद्धांत चंपारण में उस दौर के दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को मात दे सकता है, तो आज के इस आधुनिक दौर में ये किन नई लड़ाइयों को जीत सकता है। ये एक ऐसी सीख है जो सिर्फ इतिहास की किताबों में कैद रहने के लिए नहीं है, बल्कि आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक और विचारणीय है। ये अध्याय हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करता है कि अहिंसा की ये ताकत आज की हमारी चुनौतियों का समाधान कैसे बन सकती है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को